रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 13। उस कैरेक्टर के आउटलाइन को देखते हुए कशिश अपने आप को सार्कास्टिकली हंसने से रोक नहीं पाई। ये रोल कियारा की पर्सनैलिटी को परफेक्टली मैच होता है। वैभव का पहला एक्टिंग जॉब था देश में इतने लंबे वक्त के बाद वापस लौटने के बाद, इसलिए उसकी एजेंसी ने उसे भी लीड रोल में नहीं रखा था, जो एक क्लेवर मूव था। ये देखकर कशिश ने एक राहत की सांस ली। आफ्टर ऑल वैभव एक मूवी स्टार है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही अजीब सिस्टम से भरी हुई होती है। कोई भी एक्ट्रेस जिसे पता है कि इन्वेस्टर्स को खुश कैसे करना है, वो अपना रास्ता बना सकती है फिल्म के सेट तक, और जिसकी वजह से स्क्रिप्ट और कास्ट भी अनस्टेबल होती है। अगर आखिर में इसकी वजह से यह मूवी फेल हो गई बॉक्स ऑफिस पर, तो जो लीड रोल में होंगे सबसे ज्यादा ब्लेम उनके ऊपर ही जाता है। इसलिए पहले ही काम में वैभव को लीड रोल न देकर साइड रोल दिलवाना एक बुरी चॉइस नहीं थी। लीड रोल में अर्नव नाम का एक आर्टिस्ट था जो एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर काम करता था, और लीड एक्ट्रेस भी सबकी जानी पहचानी थी, और वह थी दित्या, और उसके ऊपर शौर्य सेठ का हाथ था। ये सब जानते थे। ऐसी कास्ट के साथ ये क्लियर था कि यह एक बहुत ही हाई क्वालिटी की मूवी होने वाली थी। भले ही अभी भी थोड़ा सा वक्त था इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने में, मगर प्री प्रोडक्शन प्रमोशन की तैयारी 1 महीने से ही चल रही थी। रितिका ने यह वाला मामला पूरी तरह से कशिश के ऊपर छोड़ दिया था, बस उसे वैभव का ठीक से ख्याल रखने के लिए कहा था। कशिश भी समझती थी कि इस वक्त वैभव उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह भी उसे नेचुरली बहुत ज़्यादा क्लियर और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रही थी। 2 दिन वैभव के साथ बिताने के बाद वह बात की, मैं कभी भी तुम्हारी खूबसूरती नहीं खराब होने दूंगा। इन सब कामों का जिक्र काम में दोबारा कभी नहीं हुआ। एक दोपहर को कशिश को फाइनली वैभव का अटेंशन मिल गया। जैसे ही वो शाम को आराम करने वाली थी, कंपनी की बिल्डिंग के बाहर किसी ने उसे रोक दिया। मिस कशिश, एक फैमिली डिनर होने वाला है और मैडम आपको खुद यहाँ पर करने के लिए आए हैं, ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुली उसके सामने खड़े होते हुए कहा और बगल वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया। कशिश ने ऊपर देखा और गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर कोई बैठा हुआ था। वो कमलेश्वरी सक्सेना थी। मुझे भरोसा है कि कियारा ने रो रो कर सब लोगों को बता ही दिया होगा कि कल दोपहर में क्या हुआ था, और इस फैमिली डिनर का मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ तुम्हें पर्सनली पिक करने आई हूँ और तुम अभी भी मुझसे झगड़ा कर रही हो। मगर कशिश का चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस था। अगर गाड़ी के अंदर से बैठकर नज़ारा देखने में मजा आता है तो आपकी मर्जी। इतना कहकर कशिश जाने के लिए मुँहने ही वाली थी, तभी कमलेश्वरी ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस बार हम कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारे दादाजी ने स्पेसिफिकली कहा है कि वह चाहते हैं कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो मुझे इग्नोर कर सकती हूँ, मगर क्या तुम अपने दादाजी की बातों को भी इग्नोर कर सकती हो? ये सुनते ही कशिश के कदम रुक गए और उसे हिचकिचाता हुआ देखकर कमलेश्वरी ने आगे कहा, तुम्हारे दादाजी भी होंगे वहां पर आज रात। वही स्टार डस्ट होटल। एक असली यह ट्रेजर ट्रोव था। यह एक फेवरेट जगह थी अमीर बिजनेसमैन और व्यापारियों के लिए। कशिश एंट्रेंस पर खड़ी थी और उस बड़े से क्लब को देखे जा रही थी, और उसे अपने दिल में एक अजीब सी कोल्डनेस महसूस हो रही थी। चलो यहाँ से। कमलेश्वरी गाड़ी से बाहर आई और फिर कशिश के पास गई और धीमी आवाज मुंह से अंदर चलने के लिए कहा और खुद अंदर चली गई। कशिश कमलेश्वरी को फॉलो करते हुए जाने लगी, और कमलेश्वरी ज्यादा लंबी नहीं थी, जिसकी वजह से सेकंड स्टेप पर वह नहीं रख पाई और साड़ी में फंसकर गिरने ही वाली ही थी। कशिश ने इंसानियत के नाते तुरंत जाकर उसे ठीक से खड़ा करने में मदद की। कमलेश्वरी कशिश के अगेंस्ट लिन थी और उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए सफेद पड़ गया था। क्या आप ठीक हैं? कशिश नीचे झुकी और कमलेश्वरी का गिरा हुआ पर्स उठाकर उसे दिया। वही कमलेश्वरी फिर से शांत हो गई और कशिश की तरफ देखा। कशिश ने अपना सर इंडेफिनिटली दूसरी तरफ घुमा लिया और सीढ़ियां चढ़ने में उसकी मदद की, और फिर साइलेंटली अपना हाथ पीछे खींच लिया। कमलेश्वरी ने कशिश की तरफ एक और नज़र देखा और कुछ मूवमेंट के लिए उसकी शार्प आंखें खोई हुई सी दिखाई देने लगी। मगर कशिश इंडिफरेंट ही रही और उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो ऐसे पहले नहीं थी। जब कोशिश छोटी थी तो वो खूबसूरत एलिगेंट कपड़े पहनती थी और उसकी स्माइल कितनी स्वीट और एडोरेबल होती थी। वो छोटी गुड़िया जैसी लड़की उसकी गोद में बैठकर फ्रूट खाती थी और अपने छोटे छोटे वो कटे हाथों से उसे भी खिलाती थी। वो मीठी आवाज में गाना गाती थी और ऑकवर्डली उसके सामने हंसते हुए डांस करती थी। उस वक्त वो पूरे परिवार की खुशी और हंसी की वजह थी। सब लोग उसे दुनिया का बेस्ट चीजें देना चाहते थे और उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, मगर वो सक्सेना परिवार की असली प्रिंसेस नहीं थी।
ये ख्याल जैसे ही कमलेश्वरी के दिमाग में आया, उसकी नजरें फिर से क्लियर हो गई। कशिश असली प्रिंसेस नहीं है। कमलेश्वरी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कशिश को उनके रिजर्व प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगी। लेकिन जब दरवाजा खुला और उसने अंदर बैठे लोगों को देखा तो कशिश की ब्राइट आंखें धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। कमलेश्वरी भी पूरे वक्त कशिश के एक्सप्रेशन देख रही थी और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ और जाकर अंदर बैठो। कशिश ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज कोर थी, दादाजी कहाँ है? वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अब जब वो यहाँ आ ही गई थी तो उसने अंदर जाने का फैसला किया। ओह, कशिश भी यहाँ है। ये बातें ग्रीटी कम और ऑकवर्ड ज्यादा लग रही थी। कशिश ने एक हल्की मुस्कुराहट थी क्योंकि उसकी परवरिश की वजह से वह सामने बैठे दो बड़ों को इग्नोर नहीं कर सकती थी। जो अभी अभी बोली थी वो लतिका मल्होत्रा थी, हर्ष की माँ। उन्होंने एक पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और उनकी ब्यूटीफुल फीचर्स अभी भी उन्हें काफ़ी खूबसूरत बनाते थे। वहीं उनके बगल में एक सूट और लीटर शूज में मिडिल एज इंसान बैठे हुए थे। वो गौरव व मल्होत्रा थे। उनका चेहरा नेचुरली सीरियस दिखता था मगर वो काफ़ी हैंडसम थे। उनका और हर्ष का चेहरा काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। हर्ष और कशिश के बीच में क्या हुआ था या फिर वो लोग कैसा फील करते हैं एक दूसरे को लेकर, यह उनका मामला था। कशिश ने कभी भी अपने दिल का गुस्सा जो उसे हर्ष के धोखे की वजह से हुआ था वह इन दो बड़ों के ऊपर निकालने का फैसला नहीं किया था। मगर वो लोग ऐसे ओकेज पर यहाँ क्यों मिल रहे हैं? आज तो कमलेश्वरी ने कहा कि सक्सेना परिवार की डिनर पार्टी है, तो फिर मल्होत्रा परिवार के दो बड़े यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? और वही कशिश के कम वार्म रिस्पांस की वजह से लतिका थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी और उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। गौरव ने एक नज़र से उन्हें शांत करवाया और उनके चेहरे पर हेल्पलेस दिखाई दे रही थी। कशिश, वो बड़े हैं जो तुम्हें ग्रिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरह का एटीट्यूड है? साइड में बैठे हुए नीलेश सक्सेना ने डिप आवाज में कहा और वो कशिश के एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसके अंदर आते ही एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लतिका ने तुरंत बीच में आकर शांत करने की कोशिश की। आफ्टर ऑल उन्हें कशिश नापसंद नहीं थी। शुरू से लेकर अंत तक मल्होत्रा परिवार के ऊपर कशिश के कई एहसान थे। वही कशिश ने नीलेश सक्सेना को पूरी तरह इग्नोर किया। इनफैक्ट शुरू से लेकर अंत तक उसने सुधा या फिर नीलेश की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं था। कशिश ने अपने लिए ग्लास में पानी निकाला और उसका एक सिप लिया और जैसे ही वह ग्लास वापस टेबल पर रखने वाली थी अचानक से दरवाजे की तरफ से तेज हंसी की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम किसी भी ड्रेस में अच्छी लगोगी। नो वे, मैं कभी भी वैसे ड्रेस पहनी नहीं सकती। यह आवाज़ सुनकर कशिश की पकड़ उसके ग्लास पर हल्की मजबूत हो गई और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने दादाजी भोलेनाथ की हंसी की आवाज़ नज़दीक आती हुई सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से कशिश को अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसने खुद ही मन में खुद को समझाया कि वो ऐसा नहीं बिहेव कर सकती। कियारा भी उनकी पोती है और वह उन्हें बराबर ट्रीट करें या फिर उसे भी उतना ही प्यार दे जैसे उसे करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने खुद उसे आज की इस डिनर पार्टी में इनवाइट किया है तो क्या उन्होंने कभी सोचा कि अगर वो यहाँ आएगी तो उसकी पोजीशन कितनी रिडिक्यूलस होगी? हर्ष भोलेनाथ की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए अंदर लेकर आया और वही कियारा हर्ष का हाथ पकड़े हुए हंसते हुए बातें करते हुए अंदर आई। आई एम सॉरी, आप लोगों के इंतजार करवाने के लिए। हर्ष और मैं घर से दादाजी को पिक करने चले गए थे। कियारा ने पक्का अंदर आते ही हर्ष के पेरेंट्स को देख लिया था और शर्माते हुए अपने लेट आने का कारण एक्सप्लेन किया। लतिका मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल सी बात है। तभी नीलेश भी मुस्कुरा कर बोला, देखो तो अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई है और वो ऑलरेडी अपने खुद के पेरेंट्स को भूल गए। डैड, क्या बोल रहे हैं आप? कियारा ने अपना हल्का पर पटका और प्लेफुल क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाकर नीलेश की तरफ देखने लगी। लतिका ने उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अपना मुंह कवर करके हल्के से हंसते हुए मजाक में कहा, हाँ बिल्कुल, एक बार उनकी शादी हो जाए तो कियारा मल्होत्रा परिवार का हिस्सा बन जाएगी है। हाँ हाँ, उसके बावजूद भी वो हमारे सक्सेना परिवार का खजाना और हमारी छोटी राजकुमारी रहेगी। हाँ, चिंता मत कीजिए, हम पक्का उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। दादा आंटी, दरवाजे पर खड़ी कियारा का चेहरा लाल हो गया और वो शर्माते हुए हर्ष के पीछे छुप रही थी। ऑलराइट,
ऑलराइट, जहाँ भी तुम लोग जाते हो काफी शोर मचाते हो, आओ और बैठो। इस मूवमेंट पर कमलेश्वरी बोली और उसकी आवाज थोड़ी स्ट्रिक्ट नजर आ रही थी, मगर उसकी टोन में अभी भी थोड़ी सॉफ्टनेस थी। कशिश वहां चुपचाप बैठी हुई थी और रूम में हो रही हंसी और बातों के बीच उसे एक आउटसाइडर जैसा फील हो रहा था। कई सारे ऐसे मूवमेंट आए बीच में जब वो वहां से खड़ी होकर चली जाना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठी हुई थी और अपने सामने हैप्पी फैमिली के सीन को देखे जा रही थी। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए तो उसका चेहरा अचानक बदल। सिस, तुम भी यहाँ हो? कियारा ने थोड़ा एम्ब्रेस और हैरान होने का नाटक करते हुए कहा और हर्ष की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई। कशिश, तुम यहाँ? कशिश बस हल्का मुस्कुराई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर शायद रूम में बैठे हुए सब लोगों को कशिश की प्रेजेंस का एहसास हुआ और एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। भोलेनाथ ने कशिश की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सब लोग बैठ जाइए। सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए और उसे टेबल का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सफोकेटिंग लग रहा था। खाना सर्व करो, भोलेनाथ ने अपनी आवाज में ऑर्डर दिया। वेट, कशिश फाइनली बोली और उसका चेहरा शांत और कंपोज था। सब लोगों ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। पहले चीजें स्ट्रीट समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्यों आउटसाइडर्स को इस शो कॉल सक्सेना परिवार की डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया है? कशिश को बहुत अच्छे से पता था कि कमलेश्वरी का इन्वॉल्वमेंट एक अच्छा साइन नहीं है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि नतीजे इतने बुरे होंगे। वही कशिश की बात सुनकर लतिका और गौरव मल्होत्रा थोड़ा एम्ब्रेस नजर आने लगे। कमलेश्वरी का चेहरा भी डार्क हो गया और उसने गहरी सांस लेते हुए डिप आवाज में कहा, आज के डिनर का मेन पर्पज कियारा और हर्ष की शादी डिस्कस करना है और एंगेजमेंट और वेडिंग डेट सेट करना। तो इसका मुझे क्या लेने देना है? कशिश की आंखों में कोल्ड मजाक साफ नजर आ रहा था। तुम और हर्ष एंगेजमेंट में थे, मगर आज हमारी फैमिलीज उस एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुई है और आने वाली पार्टी में तुम जगह कर स्टेज पर सबको सिचुएशन एक्सप्लेन करोगी, यह कहते हुए कि पर्सनल इश्यूज की वजह से तुम खुद यह एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हो। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली बोली, फिर सक्सेना परिवार, जो मल्होत्रा परिवार के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होगा, वो तुरंत कियारा और हर्ष के रिश्ते को तय कर देगा और इस तरह करने से कियारा सबकी नज़रों में एक घर तोड़ने वाली लड़की नहीं बनेगी और वो लोग बिना किसी गोसिप, फिर बिना किसी बुरे कमेंट के एक कपल बन जाएंगे दुनिया की नज़रों में, राइट? जैसे ही कशिश ने अपनी बात खत्म की, पूरे रूम में कुछ मूवमेंट के लिए शांति फैल गई और थोड़ी देर बाद कमलेश्वरी का चेहरा डार्क हो गया और उसने कहा, मुझे पता है कि तुम कियारा को कभी पसंद नहीं करती थी, मगर क्या तुम हर्ष को भी ठीक से नहीं जानती? हर्ष और कियारा इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर हर्ष ऐसा कुछ कर पाता तो वो ऐसा डिसीजन लेता ही नहीं। इस मूवमेंट पर लतिका ने गिल्टी फील करते हुए ऑलमोस्ट आंसुओं के साथ कहा, कशिश, ये सच है, मैंने तुम्हारे एब्रॉड जाने से पहले भी हर्ष का कियारा के लिए प्यार नोटिस किया था, मगर वो हमेशा ही मुसीबत में फंसा रहता था। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि वो तुम्हारे प्रति इनरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। इतने सालों से वह पेन में स्ट्रगल कर रहा था, अगर उसके मन में कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स नहीं होती तो वह कभी भी तुम्हें छोड़ना ही नहीं। कशिश, उससे तुम अभी भी उसे प्यार करती हो, तो क्या तुम उसे जाने नहीं दे सकती हो? उसे खुश रहने दो प्लीज, उसे और कियारा को एक साथ हो जाने दो। लतिका की बातें सुनते हुए कशिश ने अपने चाय के कप पर पकड़ मजबूत कर दी थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बर्फ के समुद्र में गिर रही है और उसकी पूरी बॉडी जम गई थी। तो आप मुझे ये बोल रही हैं कि मैं एब्रॉड गई उससे पहले ही हर्ष के मन में कियारा के लिए फीलिंग्स थी? लतिका, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, अचानक कशिश का ये सवाल सुनकर वो काफी हैरान नजर आने लगी। फिर उसने अपने लिप्स बाइट करते हुए हाँ में सर हिलाया। कशिश ने हर्ष की तरफ देखा और उसकी आंखें भी गिल्ट से भरी हुई थी। वह कुछ सेकंड तक उसकी तरफ साइलेंटली देखती रही और कशिश की बॉडी गुस्से में कांप थी। तो मेरे जाने से पहले से तुम इसे लाइक करते थे और तुम पिछले 6 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए? हर्ष कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों का गिल्ट और भी बढ़ गया, जो शायद उसका जवाब था। कशिश ने कोल्डली हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि जब मैं देश में नहीं थी तब तुम इसके करीब जाना शुरू हुए क्योंकि तुम अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो गया था। कशिश की बातें शांत और सार्कास्टिक थी। हर एक सेंटेंस चाकू की तरह हर्ष के दिल में और गहरा वार करता जा रहा था। वही कशिश को भी काफी दिनों बाद अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई।
उनका रिश्ता तो उसकी सोच से भी ज्यादा कमजोर था। हर्ष, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं सकती हूँ? ये सुनकर हर्ष ने अपना मुंह खोला मगर कोई आवाज नहीं हुई और उसने बस हाँ में सर हिला दिया। तुम्हें कियारा के बारे में क्या पसंद है? उसकी खूबसूरती, इनोसेंस, काइंडनेस, जेंटलनेस। कशिश हर्ष की तरफ इंटेंशनली देखे जा रही थी बिना पलक झपकाए। वही कशिश की कोल्ड और शांत नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए हर्ष प्रेशर की वजह से जम गया। वो हकल रहा था मगर बोल नहीं पाया, मगर कशिश को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसे ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार है। हाँ, हर्ष के बातों से ऐसा लगा जैसे उसने यह एक शब्द कहने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो। कोशिश की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने कोल्डली में सर हिलाते हुए कहा, आई सी, वो सारी चीजें जो मेरे अंदर नहीं हैं। कशिश, हर्ष की आवाज हार्श थी। आई एम सॉरी, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं तुम्हारी माफी इस जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हर एक सॉरी के बदले में इट्स ओके कहा जाए यह जरूरी नहीं है, और उसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं माफ नहीं करूंगी तो तुम लोग एक साथ नहीं रहोगे। बहुत सारे कारण हैं जिसको जैसे तुमसे पसंद करते हो। ओके, मैं आप समझ गई हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं एक साथ होने से। कशिश की यह बात सुनते ही रूम में बैठे सब लोगों ने एक राहत की सांस ली। तभी कमलेश्वरी आगे बोली, यह तो अच्छी बात है कि तुम समझ गई हो। चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक सूटेबल इंसान चुन लिया है। तुम उस दिन मिस्टर ठाकुर से मिली थी जो ठाकुर ग्रुप के मालिक हैं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। ये सुनते ही हर्ष का चेहरा बदल गया और उसने हैरानी से कमलेश्वरी की तरफ देखा। दादी माँ, वही कशिश की आईब्रो ऊपर उठ गई। वो तुरंत अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोली, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी है और मैं उसके फैसले खुद लूंगी, कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीलेश अचानक गुस्से में बोला। अपनी दादी माँ से तुम ऐसी टोन में कैसे बात कर सकती हो, और तुम्हारा मतलब क्या है कि किसी को भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी भी सक्सेना परिवार का हिस्सा हो? इतने सालों में क्या कभी इस परिवार ने मुझे सक्सेना परिवार के हिस्से के तौर पर माना है? तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। यह मत भूलना कि किसने तुम्हारी मदद की थी इतने सारे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिन्हें तुमने क्रिएट किया था, और फिर तुम्हें अब्रोड भेजना का भी अरेंजमेंट किया था। ये सुनकर कशिश ने जेटली अपना सर सहलाते हुए कहा, और किसने? मेरी सो कॉल्ड फैमिली ने। अभी भी तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानी और प्राइवेट तरीके से पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और फिर कंपटीशन वाले दिन सारे रिपोर्टर्स ने मेरे और जज के बीच की सिचुएशन देखी ब्रेक रूम में। मैंने कहा कि वह मुझे फोर्स कर रहा था, मगर उस जज ने कहा कि मैंने उसे बहकाने की कोशिश की, और आप लोगों ने मेरे बजाय उस जज पर भरोसा किया। मैंने आप लोगों के सामने भीख मांगी कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मगर आपने फिर भी इन सब को छुपाने का फैसला किया, और आप लोगों के कवर करने की वजह से सबको लगा कि मैंने सचमुच उस पियानो कंपटीशन के जज को बहकाने की कोशिश की थक। और जहां तक बात सही उस फैशन कॉन्टेक्ट की, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने इंसिस्ट किया कि वह मेरे डिजाइन्स थे, मगर कियारा रोने लगी और उसने इंसिस्ट किया कि वह पूरी रात उन डिजाइन्स को बनाने के लिए जगी हुई थी, और आप लोगों ने मेरे ऊपर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिर में इसकी वजह से मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया, और आप लोगों ने अपना नाम बचाने के लिए मुझे अब रोड भेज दिया, और फिर उन 3 सालों में भी मेरी कभी फिक्र नहीं की। कशिश का गला जलने लगा, मगर उसने पूरी कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की, और स्ट्रेट खड़े होते हुए अपनी आंखों में उदासी मगर डिटर्मिनेशन लिए हुए आगे कहा, बस मैं दूसरी लड़कियों की तरह रोती नहीं और शोर क्रिएट नहीं करती, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे किसी की अटेंशन और सिंपैथी की जरूरत नहीं है? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने एक्चुअली मेरे लिए काफी कुछ किया है और अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है? मगर क्या आप लोगों ने सोचा कि आपका एक्सीडेंट की वजह से मुझे आप लोगों ने और भी गहरी खाई में धक्का दे दिया था? आप लोगों ने मेरी तब मदद नहीं की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, और ना ही जब आप लोग टॉप पर थे तो अपनी ग्लोरी को मेरे साथ शेयर किया, बल्कि जब आप लोग मुसीबत में होते हैं तो उम्मीद करते हो कि मैं आप लोगों की मदद करूं और एक बार और अपने आप को सक्सेना परिवार के लिए सैक्रिफाइस कर दूं। आप लोगों को क्या इससे बेहतर दिल नहीं मिलती है? कम से कम हमें अब तो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ी सी डिग्निटी के साथ एक दूसरे को जाने दे। इतना कहने के बाद कशिश ने अपने दादाजी भोलेनाथ की तरफ देखा जो टेबल के हेड चेयर पर बैठे हुए थे। वो सक्सेना परिवार के आखिरी मेंबर थे जिनकी रिस्पेक्ट मन से करती थी।
अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी और डिग्निटी बची होगी तो शायद वो लोग उसे अब शांति से जीने देंगे। वो अब सक्सेना परिवार के साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अटेंड कर लूंगी और जहां तक बात रही फैमिली डिनर की, आप लोग मेरे बिना कीजिए। इतना कहने के बाद कशिश ने अपनी चेयर को नीचे धक्का दिया और मुड़कर प्राइवेट रूम से चली गई। कशिश, भोलेनाथ ने तेज आवाज में कशिश को आवाज लगाई और अपनी व्हीलचेयर से उसके पीछे जाने की कोशिश करने लगे। दादाजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कियारा तुरंत अपनी सीट से खड़ी हुई। मेरा पीछा मत करना, भोलेनाथ ने तेज आवाज में कहा, जिसकी वजह से कि हड़बड़ा कर अपनी जगह पर रुक गई। कशिश एग्जिट की तरफ जा रही थी और वो कंप्लीटली तंग आ चुकी थी। यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी वजह से और किसी भी कीमत पर बस यहाँ से चली जाना चाहती थी। कशिश, भोलेनाथ फिर भी कशिश तक पहुंच गए। क्या कुछ और बाकी रह गया है? कशिश ने कोल्ली व्हीलचेयर पर बैठे हुए इंसान को देखा। क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो? एक हेल्पलेसनेस और थकावट नजर आ रही थी भोलेनाथ की आवाज में। तो कशिश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अगर वो आपका नाम नहीं लिए होती तो मैं आज कभी यहाँ आती ही नहीं। मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी चाहते थे कि आज रात में यहाँ रहूं? ये सुनकर भोलेनाथ ने गहरी सांस छोड़ी और कुछ मूवमेंट के लिए वो शांत हो गए। फिर उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाया कशिश का हाथ पकड़ने के लिए, जो काफी झुर्री से भरा हुआ था। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है, कुछ ऐसी चीजें थी। कशिश ने उनकी बात खत्म नहीं होने दी। उसे अपने दिल में काफी ठंडक महसूस हुई और उसने कांपते हुए हाथों से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, दादाजी, एक सिंपल सा फोन कॉल भी काफी होता है मुझे ये बताने के लिए कि मेरी और हर्ष की सगाई ऑफिशियली खत्म कर दी गई है। मल्होत्रा परिवार और सक्सेना परिवार को उनका अपना अपना मतलब देखना है और मुझे ही सबके सामने जाकर एंगेजमेंट कैंसिल करके सारा ब्लेम फिर से खुद पर लेना होगा। भले ही यह उदासी वाली बात होती, मगर आज रात यहाँ आकर यह सारी बेइज्जती बर्दाश्त करने से तो बेहतर ही होता। आज रात यहाँ आकर क्या देखने को मिला मुझे? कियारा को सक्सेना परिवार की तरफ से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो अब मिसेज मल्होत्रा बनने वाली हैं, मल्होत्रा परिवार में शादी करके। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, मगर फिर भी आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके घमंड से भरी खुशी मुझे दिखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ऐसा कुछ है उसके पास जो मुझसे छीनकर उसे नहीं दिया गया है? ये पहली बार था जब वो कशिश ने अपना गुस्सा भोलेनाथ के सामने दिखाया था। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर फिर मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोली, आज रात मुझे यहाँ बुलाने बस प्रॉब्लम क्रिएट करना और मुझे उदास करना था, राइट? उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कदम पीछे हटा लिया। उसका चेहरा कोल्ड हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। भोलेनाथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कशिश, मैं बस चाहता था कि तुम घर वापस आ जाओ सक्सेना परिवार में। तुम्हारी दादी माँ की बातें भले ही हार्श थी, मगर वह सच बोल रही थी। जो कुछ भी हुआ वह बीत गया है। क्या तुम कभी भी सक्सेना परिवार में लौट कर नहीं आओगी? कशिश ने मुस्कुरा कर कहा, सक्सेना परिवार में वापस लौटना? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कशिश बोली, बाहर ठंड है, आप अंदर चले जाइए। उसने सक्सेना परिवार में वापस लौटने बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अब यह इम्पॉसिबल था। भले ही वो लौट जाए, मगर वह भी सिर्फ बदले के लिए होगा। वही बाकी सबको देखकर लगा ही नहीं रहा था जैसे कोई फर्क पड़ा हो कशिश की बातों से। फैमिली डिनर हंसी खुशी के साथ खत्म हुआ और हर्ष और कियारा की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। जब डिनर खत्म हुआ तो सक्सेना परिवार का फ्यूचर दामाद होने के नाते हर्ष नेचुरली अपने बेस्ट बिहेवियर में था और उन्हें छोड़ने के लिए उनके घर तक गया। इसलिए मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा पहले मल्होत्रा परिवार के घर लौटे और गौरव मल्होत्रा थोड़ा नाखुश नजर आ रहे थे। लतिका ने एक गहरी सांस ली और अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए पूछा, अभी भी क्यों गुस्से में हैं आप? आप चाहते थे कि हमारा बेटा सक्सेना परिवार में शादी करे, तो फिर यह गुस्सा क्यों? ये सुनकर मिस्टर गौरव बोले, आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कशिश काफी हर्ट हुई है। जब वो मल्होत्रा परिवार सबसे ज्यादा मुश्किल के वक्त में था तब कशिश ने हमारी मदद की थी, और अगर कशिश नहीं होती तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया होता। हम उसकी काइंडनेस को कैसे भूल सकते हैं? ये सुनकर लतिका ने अपनी लिप्स दबाते हुए कहा, मुझे भी पता है कि उस लड़की के बहुत एहसान है मल्होत्रा परिवार पर, मगर हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हर्ष किससे प्यार करता है। ये सुनकर गौरव की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अपनी वाइफ को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने उस वक्त जानबूझकर हर्ष और कियारा को नजदीक लाने में मदद की थी। मैंने सब कुछ मल्होत्रा परिवार के लिए ही किया।
लतिका भी थोड़ा गुस्से में बोली, जो सारी प्रॉब्लम्स कशिश ने उस वक्त क्रिएट की थी, क्या उसके साथ तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते थे? मल्होत्रा परिवार ऐसे प्रॉब्लम्स वाली लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकता था? उसके अलावा हर्ष मेरा एकलौता बेटा है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी बुरी रिपीटेशन वाली लड़की के साथ हो। तो अगर मैंने ऐसा किया भी तो इसमें गलत ही क्या था? और ऐसा तो है नहीं कि आपने सक्सेना परिवार का एटीट्यूड नहीं देखा है कशिश के साथ। भले ही कशिश मल्होत्रा परिवार को ज्वाइन कर लेती, मगर वो हम तक लेकर भी क्या आ सकती थी? लतिका ने जब देखा कि उसके हस्बैंड के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसने एक राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा, क्या आपको पता है कि सक्सेना परिवार कशिश को छोड़कर कियारा को इतना फीवर क्यों करता है? ये सुनकर गौरव ने कंफ्यूजन में अपनी बीवी की तरफ देखा। पास्ट में पूरा सक्सेना परिवार कशिश को कितना पैम्पर करता था, बिल्कुल एक छोटी राजकुमारी की तरह। लेकिन फिर कुछ कारणों से हमेशा सख्त रहने वाली कमलेश्वरी सक्सेना, जिसे सबसे ज्यादा घर तोड़ने वाली औरतें से नफरत थी, अचानक से उसने अपने बेटे की मिस्ट्रेस और उसकी दूसरी नाजायज बेटी को घर लाने के लिए कहा और उससे काफी ज्यादा प्यार जताने लगी। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण था। लतिका ने धीरे से कहा, सालों पहले एक बहुत बड़े साधु जो केदारनाथ में रहते थे, उन्होंने कहा था कि सक्सेना परिवार की 2 बेटियां हैं और उनमें से एक बेटी और उनकी किस्मत की चाबी उनके घर की लक्ष्मी है, लेकिन वह अंधेरे में छुपी हुई है और घर नहीं आ पा रही है और कुछ बुरी शक्तियां हैं जो उसके खिलाफ चालें चलती रहेगी, जिसकी वजह से किस्मत और लोग बदलते रहेंगे और असली राजकुमारी, असली लक्ष्मी को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। मुझे बाकी क्या कहा था वह नहीं याद है, मगर एक चीज याद है और वो है कि वो घर की लक्ष्मी और राजकुमारी ही आगे आने वाले वक्त में सक्सेना परिवार के लिए एक अच्छा और सुनहरा वक्त लेकर आएगी, क्योंकि ये उसकी किस्मत है। जैसे जैसे लतिका बोल रही थी तो गौरव मल्होत्रा का चेहरा बिगड़ता जा रहा था। लतिका के मुंह से यह सारी बातें सुनकर गौरव के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से अजीब हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच इन सब पर भरोसा है? ऑफ कोर्स, मुझे भरोसा है। वो जो साधु महात्मा थे केदारनाथ वाले, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सच ही कहा है। असली राजकुमारी जंगलों में भटक रही है और घर नहीं लौट पा रही है। उसकी जिंदगी बहुत सारी परेशानियां से भरी हुई है और हमेशा उसके खिलाफ चालें चली जाती रहती है। क्या ये डिस्क्रिप्शन कियारा का नहीं है? वो सक्सेना परिवार की बेटी थी, मगर वो बाहर की दुनिया में बड़ी हुई और जो भी कुछ एक्सपीरियंस और चैलेंज उसने फेस किए वो सब किस्मत का खेल था। और कशिश क्लियरली वो विलन थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कोई छोटा ही नई जनरेशन को आगे लेकर जाएगा। क्या कियारा आखिर में सक्सेना परिवार में लौट नहीं आई? वो उस परिवार की राजकुमारी है और उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। क्या आपने कभी उस ओनर के बारे में सोचा है जो कियारा मल्होत्रा परिवार में शादी करने के बाद हमारे परिवार के लिए लेकर आएगी? भले ही किस्मत की बात ना हो, मगर वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ये सुनकर गौरव की आंखें छोटी हो गई और वह चुप हो गया और आगे कुछ नहीं कहा। अगर इस बारे में केयरफुली सोचा जाए तो उनकी वाइफ की बातों में सेंस तो बिल्कुल नजर आ रहा था। एक बिजनेसमैन होने के नाते, स्पेशली इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद, उन्हें ऐसी चीजों पर कभी ना कभी भरोसा तो होता ही है। जैसे कि सक्सेना परिवार को इस बात पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन अब वो लोग इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं, इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो मल्होत्रा परिवार कुछ सालों पहले ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने वाला था और वो कशिश ही थी जिसने सेल्फलेसली बिना किसी फायदे की उनकी मदद की और धीरे धीरे उन्हें वापस उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन वो हमेशा उनकी मदद तो नहीं कर सकती ना। वही कशिश अपने अपार्टमेंट में लौट आई और सोफे पर लेट गई। वो आज जो कुछ भी उसने सुना या फिर जो भी लोगों से वो मिली, उस बारे में ना सोचने की कोशिश कर रही थी। असली दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं। जितना तुम उनसे भागने की कोशिश करो उतना ही तुम्हें घिन फील होती है और उतनी ही आसानी से तुम्हारा मूड और इमोशंस उन लोगों से इफेक्ट हो जाते हैं। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना हाथ अपने फोरहेड पर रखा। पूरे रूम में शांति फैली हुई थी। वो कभी कभी यह सोचने लगते थी कि क्या उसे अपने पिछले जन्म में किए किसी काम की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। क्या वो लोगों की कोई कर्जदार थी पिछले जन्म में? थोड़ी देर बाद कशिश ने अचानक से अपना सर उठाया और एक कोल्ड ग्लिंट उसकी आंखों में दिखाई दी। उसने अपना फोन पर्स से निकाला और कांटेक्ट में जाते हुए एक नंबर डायल किया। कॉल जल्दी ही दूसरी तरफ से उठा लिया गया तो कशिश ने कोल्डली कहा, वो चीजें कैसी चल रही हैं जो मैंने तुम्हें चेक करने के लिए कहा था? हाँ, अभी इन्फॉर्मेशन भेज दो।
थोड़ी देर बाद कशिश ने कॉल कट कर दिया और उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर को देखते ही कशिश का टेंस चेहरा अचानक से सॉफ्ट हो गया और उसने जेटली स्क्रीन पर टेप करके कॉल उठा लिया तो रणविजय का हैंडसम चेहरा क्लियरली फ़ोन की दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था। तुम आराम नहीं कर रहे हो? कशिश से उसे देखकर मुस्कुराई और अपने पैर उठाते हुए सोफे पर रख लिए। रणविजय उसके चेहरे की तरफ काफी लंबे टाइम तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, क्या हुआ है? कशिश कुछ देर के लिए हिचकिचाई और उसने कहा, क्या? रणविजय भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसने जेटली उसके तरफ देखते हुए पूछा, तुम खुश नहीं नजर आ रही हो? ये सुनकर कशिश ने स्माइल के साथ अपना सरनामे हिलाते हुए सॉफ्टली कहा, कोई बात नहीं है, मैं बस काम में कुछ एडजस्टमेंट कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है। ये सुनकर रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और एक सिप लिया। उसने अपनी डार्क आंखों में वो गहराई छुपा ली जो हमेशा ही दूसरों को मुश्किल से ही नजर आती है। उसके बाद लाइटली बोला, काम के लिए अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। इतना कहकर वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। तो तुम वापस कब आओगे? रणविजय, जिसने अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ हुआ था, उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? कशिश उसके चेहरे की तरफ थोड़े खोए हुए अंदाज में देख रही थी। क्या बात है? रणविजय ने एक आईब्रो हल्की सी उठाई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। उसने नोटिस किया कि कशिश उसकी तरफ देखे जा रही है और लंबे टाइम तक कुछ नहीं बोली, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। क्या कशिश उसके गुड लुक्स की वजह से उसके चेहरे पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही है? उसका रेस्पॉन्स छोटा सा था मगर उसमें एक इनडिनायबल अट्रैक्शन था जिसकी वजह से लोगों की दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती। कशिश अपने होश में फाइनली वापस आई और रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए वह शर्मा गई। उसे इस तरह देखकर रणविजय लाइटली हंसा और जैसे ही उसे लगा कि उसे कशिश की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, उसे उसकी शर्म को ही उसका जवाब समझना होगा। अचानक से कशिश ने धीमी आवाज में कुछ कहा। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अपना पूरा अटेंशन कशिश के ऊपर दोबारा कर दिया। उसने कशिश का शर्म से लाल चेहरा देखा जिसने अपने लिप्स हल्के दबाए हुए थे और सर नीचे किया हुआ था और उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रणविजय ने थोड़ी देर तक उसे अपने लिप्स बाइट करते हुए देखा और फिर अचानक अपनी डीप आवाज में बोला, अपने लिप्स बाइट मत करो। कंफ्यूजन में कशिश ने ऊपर उसकी तरफ देखा तो रणविजय ने अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो और हम एक दूसरे से कितना दूर हैं? मैं कैसे तुम्हें किस कर पाऊंगा? ये सुनकर कोशिश को तुरंत रियलाइज हुआ और उसने अपने लिप्स छोड़ दिए, जिसकी वजह से खून लिप्स में जाने लगा और वो और भी ज्यादा गुलाबी दिखाई देने लगे। कशिश कुछ नहीं बोली मगर रणविजय खुश होकर मुस्कुराया। भले ही वो उसे देखना एंजॉय कर रहा था मगर फिर भी बोला, ऑल राइट, काफी लेट हो गया है, अगर तुम थकी हुई हो तो जाकर आराम करो। कशिश थोड़ा हैरान हो गई मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। ओके, रणविजय ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से बोला। कॉल कट होने के बाद रणविजय के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आंखें डिप होने लगी। उसने थोड़ी देर अपने फोन को देखा और फिर किसी को कॉल लगाकर अपने कान के पास फोन ले गया। सर, दूसरी तरफ से निशांत की आवाज थी, पता करो कि आज रात वो किससे मिली थी। रणविजय ने जब कशिश के चेहरे पर वह खुशी का नाटक और उसकी आंखों में उदासी को याद किया तो उसकी आंखें डार्क होने लगी। वो कैसे काम से थक सकती हैं? उसकी आवाज कोल्ड थी और फोन की दूसरी तरफ निशांत अपने बॉस के डरावने लुक को इमेजिन कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए कहा, ऑल राइट सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। बिना सोचे भी निशांत जान सकता था कि अगर उसके बॉस किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पक्का कशिश ही होगी। वही 2 दिन बाद पल्स एंटरटेनमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पार्टी एक 5 स्टार होटल में दी गई थी। कियारा ने एक सिंपल येलो ड्रेस पहनी हुई थी लाइट मेकअप के साथ और नीलेश और सुधा के साथ दरवाजे पर मेहमानों को ग्रीट कर रही थी। आज के मेहमान सिंपली ज्यादातर प्लस एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूटिव थे और वो इन्वेस्टर भी जो प्लस एंटरटेनमेंट के साथ काम करते थे और कंपनी के कुछ अच्छे से डेवलप आर्टिस्ट भी। कमलेश्वरी ने स्पेशली कुछ मीडिया वालों को भी पार्टी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था।
अब उसकी सारी उम्मीदें प्लस एंटरटेनमेंट की फ्यूचर की उसने कियारा पर लगा दी थी। उसने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को भरोसा दिला दिया था कि उन्हें पल्स एंटरटेनमेंट की फ्यूचर डेवलपमेंट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो रिसेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वह भी जल्दी सॉल्व कर दी जाएगी। उसे पूरा भरोसा था कि कशिश आज यहाँ आकर खुद आगे बढ़कर एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है तो सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आज रात कशिश अनडाउटेडली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी। रात के 8 बजे गौरव, लतिका और हर्ष भी सीन पर पहुंच गए मगर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू होने वाला था और कशिश कहीं भी नजर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से कमलेश्वरी सक्सेना बेचैन होती जा रही थी क्योंकि बहुत कम ही लोग सिचुएशन के बारे में जानते थे। अगर कशिश आज यहाँ पार्टी में नहीं आए तो इतनी बड़ी एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन करने का पॉइंट ही क्या होगा। उसे अपना सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फाइनली शुरू हुआ। भोलेनाथ की हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से कमलेश्वरी ही अब पल्स एंटरटेनमेंट की होस्ट थी और नीलेश जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी था वह भी आखिर में आया। नेचुरली कमलेश्वर सक्सेना ऑफिशियल स्टेटमेंट और पर्सनल ट्रीटमेंट के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए स्टेज पर आई क्योंकि उसकी बातों में ज़्यादा वजन था। होटल पूरी तरह से उनके लिए ही बुक था और बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन कलर की स्कीम्स से पूरा बैंक्वेट एटमॉस्फेयर डेकोरेट किया गया था जो एक लग्जरियस वाइब दे रहा था और शैंपेन और फूलों की खुशबू पूरे बैंक्वेट हॉल में फैली हुई थी। सेंटर के हॉल के मेन प्लेटफॉर्म पर हाईटेक स्क्रीन्स भी लगाए गए थे जिसने लगभग हॉल के एक बड़े हिस्से को घेरा हुआ था। कमलेश्वरी सक्सेना जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई और उसके पीछे की स्क्रीन पर पल्स एंटरटेनमेंट के डेवलपमेंट और कैसे वो लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रो कर रहे हैं ये सब दिखाया जा रहा था। और उसके बाद स्क्रीन पर कंपनी के आर्टिस्ट की सबसे सक्सेसफुल फिल्में और टीवी सीरियल्स दिखाई देने लगे जो इतने सालों में हुए थे और रिसेंट ईयर्स में हर एक कामयाबी में कियारा को दिखाया जा रहा था। उनकी इस हरकत से लगभग ऑलमोस्ट सब लोगों कन्विंस हो गए थे कि कियारा अनडाउटेडली प्लस एंटरटेनमेंट की बैकबोन है इस वक्त और उसके ऊपर इन्वेस्ट करना एक समझदार चॉइस होगी। कियारा हमारी गुड लक चार्म है पल्स एंटरटेनमेंट की। ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि वो काइंड और स्मार्ट भी है और उसके अंदर इतनी यंग एज में इतनी सारी एबिलिटीज हैं। सक्सेना परिवार सचमुच बहुत ही ज़्यादा लकी है जो उनके परिवार में इतनी आउटस्टैंडिंग लड़की है। तारीफों की और सक्सेना परिवार से जलन भरी बातों की आवाज़ पूरे पार्टी हॉल में फैली हुई थी और सब लोग उसे पहचान रहे हैं। यह अनडाउटेडली एक ग्रेट प्राइड का मैटर था। सारे सक्सेना परिवार के मेंबर्स जो भी वहां थे उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो लोगों की कियारा से और भी ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे थे। यहाँ तक कि कमलेश्वरी सक्सेना भी अपना प्राउड छुपा नहीं पा रही थी। कियारा अनडाउटेडली सक्सेना परिवार का स्टार थी और कियारा के आसपास होने के बाद उसे कभी भी उनके बिजनेस में आने वाले किसी प्रॉब्लम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भले ही पल्स एंटरटेनमेंट इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था मगर फिर भी उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब कमलेश्वरी सक्सेना के दिमाग में अपनी दूसरी पोती का ख्याल आया तो उसके एक्सप्रेशन खराब हो गए क्योंकि अब जब वह कमलेश्वरी ने अपनी स्पीच और वो शो भी खत्म कर लिया था तब भी कशिश पूरे पार्टी हॉल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो कियारा और नीलेश के पास आए जो दरवाजे के पास खड़े थे और कोल्डली पूछा क्या कशिश पहुंच गई। कियारा भी परेशान नजर आ रही थी और उसने कहा अभी तक तो नहीं। कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी टोन कोल्ड थी तुम लोग जाओ और मेहमानों को ठीक से ग्रिट करो। वो पीछे मुड़ी तो उसने एक लंबे और पतले फिगर को पार्टी हॉल से थोड़ी दूरी पर देखा जो थोड़ी दूरी से हो उसके साथ टोस्ट करने के लिए अपना ग्लास उठा रहा था, जिसे देखकर कमलेश्वर सक्सेना का चेहरा और एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो गए। वही इसी मोमेंट पर होटल के एंट्रेंस पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी स्मूथली आकर रुकी। उस गाड़ी का दरवाजा अंदर की तरफ से खुला और एक लड़की जिसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था वो बाहर आई। उसने एक ब्लू क्रॉप्ड वाइट लॉन्ग पेंट पहने हुए थे और एक ब्लू और पीला स्ट्रिप शर्ट और मैचिंग बो टाई जो काफी एलिगेंट लग रहा था। दरवाजे पर खड़ा यंग डोरमैन उस लड़की की खूबसूरती से हैरान हो गया और वही कशिश ने उसे कोल्ड लुक दिया और फिर कैजुअली गाड़ी की चाबियां देते हुए बोली थैंक यू और फिर वो होटल के अंदर चली गई। पार्टी हॉल के अंदर एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्स और चीरफुल था। खाना, ड्रिंक और अलग अलग तरह की बातें और मजाक वहां पर हो रहा था जिसकी वजह से बैकग्राउंड में नॉइस और लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था।
मगर जैसे ही कशिश ने हल्का सा दरवाजा खोला और वो एंटर हुई, काफी लोगों की नजरें उसके ऊपर चली गई और वो लोग उसे देखने लगे। उसने एक हाई एंड फैशन के कपड़े पहने थे जो एक सिंपल आउटफिट था और वो प्रोफेशनल लड़की लग रही थी। उसके टोल और पतला फिगर परफेक्टली उस एलिगेंट लुक को सपोर्ट कर रहा था और उसकी स्ट्रांग वाइब को दिखा रहा था। उसका खूबसूरत और चेहरा कोल्ड और उसकी ब्राइट आंखें इंडिफरेंस के साथ पूरे रूम में घूम रही थी। वो अपनी वाइट हाई हील्स में बिल्कुल सीधी आगे बढ़ रही थी और उसके कली हेयर नेचुरली उसके पीछे पिट पर बिखरे हुए थे जो उसकी मूवमेंट के साथ जेटली हिल रहे थे। उसकी खूबसूरती ने एक पल के लिए सबको हैरान कर दिया। कशिश अपने कॉन्फिडेंट फिगर के साथ अपने प्रोफेशनल कपड़ों में अंदर आई, मगर उसे देखकर कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही कमलेश्वरी ने डायरेक्ट उसके पास आकर डांटते हुए कहा, तुम इतनी लेट क्यों आए? कशिश ने कोल्डली उसकी तरफ देखा और उसकी टोन इंडिफरेंट और डिस्टेंस थी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आकर तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर रही हूँ मिसेज सक्सेना। ये सुनते ही कमलेश्वरी के लुक शार्प हो गए और उसने गुस्से में पूछा, किस तरह का एटीट्यूड है यह और कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? कशिश ने धीरे से पलकें झपकाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कैसा होना चाहिए? कमलेश्वरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, भूलो मत मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने कहा, अगर तुमने बताया नहीं होता तो मैं तो भूल ही गई थी। कशिश की बातों में कमलेश्वरी सक्सेना सरकैज़्म साफ महसूस कर सकती थी। क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो इतने सालों में ठीक से तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए? ठीक से? ये सुनकर कशिश दिल ही दिल में हंसी, कमलेश्वरी सक्सेना इन बातों के लायक ही नहीं है। ठीक से का मतलब था एटलीस्ट उसने थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखा था और कमलेश्वरी सक्सेना ने इतने सालों में क्या कभी उसकी परवाह की है? कशिश ने मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा मगर कमलेश्वरी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें पता है कि आज तुम्हें क्या करना है? ये सुनकर कशिश ने सार्कास्टिकली कहा, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसकी नज़रें अब उसके सामने वाले स्टेज पर चली गई। स्पॉटलाइट ऑन थी और एक ही नज़र में कुछ वहां पर उसे चेहरे नजर आए जिन्हें वह जानती थी। अगर उसे ठीक से याद था तो वो काफ़ी जाने माने मीडिया कंपनी के जर्नलिस्ट थे। ऐसा लगता है कि आज रात इस एनिवर्सरी पार्टी में वह यानी कि कशिश एक एब्सोल्यूट हीरोइन बनने वाली थी। उसके लिए ही अच्छा है जो फाइनली वो सक्सेना परिवार की कंपनी के जरिए ही कुछ अटेंशन गेन कर पाएगी। कशिश ने गहरी सांस ली और उसे अपने अंदर हैरानी और उदासी की एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। वो अपने कोल्ड चेहरे और डिटरमिनेंस कदमों के साथ आगे बढ़ाने लगी। सब लोग उसकी तरफ क्यूरियसली देख रहे थे मगर उसके ऑरा की वजह से वो साइड हट गए और उसके लिए रास्ता बना दिया। सिस, कियारा ने उसे अप्रोच किया। उसके चेहरे पर गिल्ट और उदासी साफ नजर आ रही थी, मगर कशिश क्लियरली उसकी आंखों में घमंड देख सकती थी। कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और फिर उसके बगल से बिना उसकी बात का कोई जवाब दिया आगे बढ़ गई। कशिश, अचानक से हर्ष ने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी तरफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं कशिश, मैं जो भी बात है वो सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कशिश ये सुनकर रुक गई और उसने अपना सर हल्का सा घुमाकर हर्ष की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कुराहट दी। रिसेंटली हर्ष को कोशिश के इन सार्कास्टिक लुक की आदत हो गई थी। उसने अपनी आवाज़ धीमी रखी थी। ओब्वियसली ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था, मगर कियारा और कमलेश्वरी दोनों ने ही यह सुन लिया। कियारा तुरंत मुड़कर तुरंत हर्ष के पास पहुंचते हुए बोली, हर्ष मुझे ये करने दो, मैं स्टेज पर जाऊंगी और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। ये सब आखिरकार मेरी गलती है। ये सुनने के बाद एटमॉस्फेयर उनके बीच में काफ़ी अनयूजुअल हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों का ध्यान भी उनके ऊपर जाने लगा, स्पेशली वो गॉसिप वाले रिपोर्टर्स। वहीं कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उनका यह नाटक देखकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी। दादी माँ, मैं हर्ष को सारा ब्लेम उसके ऊपर नहीं लेने दे सकती, उसकी कोई गलती नहीं है, कियारा ने थोड़ा डरते हुए कहा। इनफ, क्या तुम लोग मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो? कमलेश्वरी ने उन्हें डांटा और फिर अपनी नज़र कशिश की तरफ करते हुए बोली, स्टेज पर जाओ। कशिश की आंखें कुछ सेकंड के लिए कांप गई और उसकी पकड़ उसके वाइट पस पर मजबूत हो गई। उनकी रेपुटेशन, उसका क्या? लेकिन छोड़ो, कम से कम कमलेश्वरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, दूसरों की तरह नाटक नहीं करती। दादी माँ, प्लीज़ मुझे कुछ कशिश से डिस्कस करना है। इनफ,
हर्ष कुछ कहना चाहता था मगर एक कोल्ड आवाज अचानक से सुनाई दी। हर्ष ने अपना सर घुमाकर देखा तो उसे कशिश दिखाई दी जो उसकी तरफ काफी घिन भरी नजरों से देख रही थी। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट हूँ पार्टी के टाइम से। हर्ष, अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते थे। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो तुम्हें अब तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर नहीं कहना है तो इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया और अभी भी चाहते हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसके बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी? और या फिर तुम एक्चुअली चाहते ही यह हो कि मैं धोखा खाने के बावजूद भी पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं? ये सुनते ही हर्ष के एक्सप्रेशन जम गए। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने तेजी से पांच मारा हो, जैसे उसे बहुत तेज चोट लगी हो। कशिश ने एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखते हुए अपना सर घूमते हुए बोली, हटो यहाँ से। कशिश कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर क्लियरली इम्पेशेंट नजर आ रहा था और उसने हर्ष को साइड में धक्का दे दिया। हर्ष पीछे की तरफ गिरने लगा मगर कियारा ने तुरंत आगे आकर टाइटली उसकी कमर को गले लगा लिया और हर्ष के हाथ नेचुरली कियारा की कमर के आसपास लिपट गए। भले ही यह एक सिंपल एक्शन था मगर वो दोनों काफी सिंक में नजर आ रहे थे। कियारा और हर्ष ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कशिश ने कोल्डली उनकी तरफ वो देखा और आसपास की नजरों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट स्टेज पर गई। वही कमलेश्वरी खांसी और उन दोनों की तरफ घर कर देखने लगी जिन्होंने अभी भी एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। कियारा ने उसका लुक समझ लिया और जल्दी से हर्ष को छोड़ दिया। वही कमलेश्वरी की कशिश को फॉलो करते हुए स्टेज पर गई। कशिश डायरेक्ट स्टेज के बीच में पहुंची और उसने टेबल की तरफ देखा। जैसा कि एक हाई बिजनेस होटल से एक्सपेक्टेड था, यहाँ तक कि टेबल पर भी टच स्क्रीन का कंट्रोल पैनल लगा हुआ था। उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसके डेलिकेट फीचर्स एक्सप्रेशन लेस थे। उसके कोल डोमोनो में एक अलग सा एरोगेंट, एलिगेंट और नोबलनेस थी जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में अनअप्रोचेबल बना रही थी। वही किशोर ठाकुर कोने में खड़ा होकर स्टेज पर खड़ी है प्राउड लड़की को देखे जा रहा था। गोल्डन चश्मे के पीछे जो उसकी आंखें थी उसमें और भी इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। कशिश ने अपनी नज़रें ऑडियंस की तरफ घुमाई और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई और वही उसकी ऐसी स्माइल देखकर कमलेश्वरी के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। आई एम सॉरी आप लोगों की शाम खराब करने के लिए। उसकी कोल्ड और अच्छी आवाज़ पूरे बैंक्वेट हॉल में माइक्रोफोन के जरिए सुनाई दी तो सबका अटेंशन अपने आप स्टेज की तरफ चला गया। जब कशिश ने देखा कि सबका अटेंशन उसके ऊपर फोकस है तो वह हल्के से मुस्कुराई मगर उसकी आंखें कोल्ड थी। शायद आप लोगों में से कई लोग मुझे ठीक से जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं वो सो कॉल्ड मिस कशिश हूँ, वो सक्सेना परिवार की बेटी जिसे 6 साल पहले सक्सेना परिवार से निकाल दिया गया था। उसकी शांत आवाज़ वहाँ हवा में फैल रही थी और जो पार्टी हॉल शांत हो गया था, अचानक उसमें धीमी बातें होने लगी। इसे 6 साल पहले घर से निकाल दिया गया था। क्या हुआ था? वेल, इसने बहुत सारी बुरी चीजें की थी उस वक्त और आखिर में इसे कॉलेज से भी एक्सपेल कर दिया गया था। सक्सेना परिवार ने पक्का एम्ब्रेस फिल करते हुए निकाल दिया होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए वो फिर भी सक्सेना परिवार का हिस्सा थी। वो लोग इसी तरह उसे घर से कैसे निकाल सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्या नीलेश सक्सेना की कट बीवी उसकी पहले बीवी की बेटी को बर्दाश्त करेगी? मैंने तो ये भी सुना है कि इस लड़की की मां जो उसकी पहली बीवी थी उसने सक्सेना परिवार के टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान दे दी। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। उन्होंने असली बीवी को मौत के हद तक फोर्स किया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। देखो तो सुधा और कियारा कैसे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जिसका हक है वह मुश्किल में जी रहा था। भले ही आवाजें ज्यादा लाउड नहीं थी मगर यह बातें जल्दी ही पूरे वेन्यू में फैल गई क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। वही सुधा और कियारा के एक्सप्रेशन खराब हो गए। वही कमलेश्वरी सक्सेना का चेहरा भी डार्क हो गया। वो जानती थी कि कशिश कभी भी उसके ऑर्डर मानकर उसके तरीके से एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो साइड में गई और उसने दूसरा माइक्रोफोन उठाते हुए एक्सप्लेन किया, गलत मत समझिएगा एवरीवन, उस वक्त मेरी पोती ने अपने बचपने में आकर कुछ गलती कर दी थी और हमें डर था कि वो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने उसकी स्टडीज कंप्लीट करवाने के लिए उसे एब्रॉड भेज दिया था। ये सुनकर सब लोगों को कुछ समझ में आ गया और उनकी नज़रें कशिश की तरफ देखते हुए अब घिन और गुस्से से भरी हुई थी। ये लड़की कितनी खतरनाक है।
कशिश ने अपनी मुठिया टाइटल बंद कर ली और उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, मगर उसके दिल में कोल्डनेस भरने लगी। जो भी चीजें उस वक्त हुई थी वो सब अफवाहें थी, कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था। कुछ लोगों को उन पर भरोसा था और कुछ लोग उसे सिर्फ गॉसिप मानकर भूल चुके थे। लेकिन आज कमलेश्वरी ने जब कहा कि वो पब्लिक ओपिनियन हैंडल नहीं कर पाती इसलिए उसे अब रोड भेज दिया गया, तो वो एक डायरेक्टली सबूत था जो उस वक्त के सारे अफवाहों को कंफर्मेशन दे रहा था। ये है उसके सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स। आज ना सिर्फ वो लोगों की कियारा के साथ खड़े हैं, मगर रुथलेसली उसकी रेपुटेशन बर्बाद करते हुए ये भी एडमिट कर रहे हैं कि जो कुछ भी उस वक्त अफवाहें उड़ी थी वो सब सच थी। क्या उनके लिए कियारा की रेपुटेशन इतनी इम्पोर्टेंट है? और वही कशिश बस उनका एक मोहरा है जिस पर सारे ब्लेम वो लोग डाल देना चाहते हैं। कशिश मुस्कुराई और उसने अपनी कोल्ड आंखों से भीड़ की तरफ देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब उसे कमलेश्वरी की सख्त आवाज सुनाई दी। कशिश, प्राइवेट बातों को स्टेज पर मत करो, सोचो कि आज तुम यहाँ किस लिए आई हो। कशिश क्लियरली उसे दबे हुए शब्दों में धमकी दे रही थी। कशिश ने अपने दिल में बढ़ते हुए गुस्से को कंट्रोल किया और एक हल्की स्माइल लेते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, मुझे सचमुच कुछ कहना था, मगर मैं वो स्पेसिफिक टास्क कैसे भूल सकती हूँ जो आपने मुझे दिया है। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और जिस हाथ से उसने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था वो अपने आप टाइट हो गया। वो टास्क जो उसने उसे दिया है, क्या कशिश उसे सबके सामने एक्सपोज करना चाहती है? उसके दिल में एंजाइटी भरने लगी और वो कशिश को वहां से जाने के लिए कहने वाली थी, मगर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कशिश फिर बोली, मेरा आज यहाँ पार्टी में आने का मेन पर्पज सगाई तोड़ना है। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले पूरे वेन्यू में फिर बातें होने लगी। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें पता होगा कि मिस्टर हर्ष जो मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ हैं और मेरी सगाई उनके साथ बचपन में ही तय कर दी गई थी। कशिश की आवाज धीमी और शांत थी, बिल्कुल रिलैक्स, मगर उसमें एक ओवियस सा सार्केज्म था। जब वह बोल रही थी तो वह काफी ज्यादा टेबल की स्क्रीन पर इंटरेस्टेड नजर आ रही थी और नीचे देखते हुए बार बार अपनी उंगलियां से सॉफ्टवेयर को टच कर रही थी। वो ह्यूज स्क्रीन उसके ऑपरेशंस के साथ थोड़ी बहुत फ्लीकर हो रही थी। उसका कैजुअल डोमोनो आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक शांत इंसान नजर आ रही थी। अगर वह सबके सामने बचपन की सगाई तोड़ सकती है तो वह और क्या नहीं कर सकती। हम एक साथ बड़े हुए हैं और मेरे 18वीं जन्मदिन पर हमने हमारी एंगेजमेंट को अनाउंस किया था और उसके बाद हमने ऑफिशियली डेटिंग शुरू की थी और आज ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं। आज तक हर्ष की प्रेजेंस उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। जब स्कूल में उसे परेशान किया जाता था तो हर्ष उसे प्रोटेक्ट करता था। जब वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती थी तो वो उसे समझाता था और उसे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता था। जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई तो वो इकलौता ऐसा इंसान था जो उसके साथ खड़ा था। वो उसका इमोशनल सपोर्ट था जब वो उदास होती थी। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो हर्ष ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था कशिश को वहां पहुंचाने में जहां वो आज थी। वो बिल्कुल भी उतना बुरा नहीं था, बस बेवकूफ था। कशिश ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी और उससे भी ज्यादा कड़वाहट उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। वह हर्ष के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों को लेकर उदास नहीं थी, बस वो अपने आप को कभी कभी सोचने से रोक नहीं पाती थी कि कैसे उनका इतना लंबा रिलेशनशिप इतने बुरे तरीके से खत्म हुआ। क्या उसे इस बात का रिग्रेट होता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि इतना सिर्फ 8 सालों का उनका एंगेजमेंट का रिश्ता खत्म हुआ था, बल्कि उनकी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई थी। कशिश ने गहरी सांस ली और अपना सर उठाया और हल्के से मुस्कुराए और उसकी वह मुस्कुराहट देखकर हर्ष को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई और कुछ खोने का वह जाना पहचाना डर उसे फिर से अपने अंदर महसूस होने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।